आपके यहाँ भी बहुत बड़ी तेजी बन रही है, भारत में भी बहुत बड़ी तेजी बन रही है, क्या ये कंटिन्यू करेगी? और आपके यहाँ इतनी तेजी क्यों बन रही है? क्या बदल गया ऐसा? रेट कट तो अभी हुआ नहीं, दिसंबर जून में होगा कि नहीं होगा अभी पता नहीं, महंगाई उतनी नीचे आई नहीं, क्यों तेजी हो रही इतनी आपके यहाँ? एक तो अच्छा नीरज जी नमस्कार आपको, सुनील जी को, जैन साहब को, और जो हमें सुन रहे हैं उनको नमस्कार। अच्छा नीरज, देखिए तेजी के कारण हैं, और वो ब्रॉडली उसको समराइज करते हैं, बट ब्रॉडली ये है कि आफ्टर कोविड जो रेट हाइक्स शुरू हुआ वो बड़ा अनएंटिसिपेटेड था। आफ्टर अबाउट 15 साल के बाद ये 5% का, फ्रॉम 0 to 5% रेजीम में जाना इटसेल्फ बड़ा रिस्की था। तो एंटिसिपेशन था कि भाई रिसेशन आ जाएगा, कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी हट जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। वो सब कुछ हुआ नहीं, और इकोनॉमी बड़ी रेजिलियंट वे में सस्टेन कर रही है। अब अब ये ऐसी सिचुएशन है जैसे कि सपोज आप मझधार में आप गोते लगा रहे हैं, और कोई आपको सिग्नल दे दे कि यार बस रेस्क्यू बोट आने ही वाली है आधे घंटे में, तो आप सस्टेन कर लेंगे, राइट? सो वो सिचुएशन लास्ट ईयर थी, दैट नोबडी न्यू कि रेस्क्यू कब होगा इसका, कि हम डूब तो नहीं जाएंगे इस चक्कर में। लेकिन टुडे द फेडरल रिजर्व हैज वेरी क्लियरली सेड कि देखिए अगर जरूरत पड़ी तो अब तो हम रेट कट शुरू करने वाले हैं। नाउ द अनसर्टेनिटी इज गॉन। सो इस सिचुएशन में मार्केट्स आर वन पार्टली, आई एम नॉट सेइंग टुडे कि वी आर कंप्लीटली आउट ऑफ द वुड्स, बट broadly earnings are sustaining. Unemployment is all time low, pretty much below 4 है, तो काफी अच्छा नंबर है। और कंपनीज की अर्निंग्स, एसएनपी की देख लीजिए, पिछले साल भी उन्होंने 220-230 की अर्निंग्स की है, इस साल $250 की अर्निंग्स का उम्मीद है। तो एज लॉन्ग एज अर्निंग्स आर गुड और फेड का अगला मूव इज गोइंग टू बी ए रेट कट, तो आई थिंक इट मेक्स अ गुड कॉम्बिनेशन कि अल्टीमेटली देखिए जो डिफिकल्ट फेज था वो मार्केट्स ने they've passed through that difficult phase। तो ये तो तेजी का कारण है, और पार्टली आई थिंक बिकॉज मार्केट्स उसको पहले प्राइस इन करते हैं। सो मार्केट्स आर ट्राइंग टू प्राइस इन कि यार देखिए अब जब रेट कट्स आने ही वाले हैं तो लेट्स कम टू द न्यू रेजिम। बट हैविंग सेड दिस, आई थिंक ये दो बातें मुझे अच्छी लगी। देखिए जो जैन साहब ने कही, वन इज के कॉम्प्लेसेंसी को हमें अवॉइड करना चाहिए, एंड इसके बारे में हम बात करेंगे इंडियन मार्केट्स में जब लेटर ऑन आते हैं नीरज जी। लेकिन कॉम्प्लेसेंसी का ये मतलब है कि लेट्स नॉट अज्यूम कि ये बिल्कुल स्मूथ रन जैसे पिछले 2008-9 से चल रहा है मार्केट्स में, वो नहीं चलेगा। तो अगर ब्रॉड इंडिकेशंस बताएं तो यूएस में भी रेट कट्स अगर आएंगे तो अंदाजा है कि अबाउट 10 ईयर यील्ड अबाउट 4-4.5 के बीच में ही रहने वाली है, क्योंकि जो फेड फंड्स रेट है वो 3.5 से नीचे नहीं जाएंगे एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, और या फिर जीरो पर तो उतनी आसानी से नहीं जाएंगे। तो अब ये एक नया दौर है जिसको मार्केट्स को सस्टेन करना पड़ेगा। वो कैसा फेज आउट करेगा वो हमें बाद में पता लगेगा, लेकिन बहरहाल तो ये है कि अक्रॉस द वर्ल्ड पार्टी मोड इसलिए है क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमीज में कहीं भी बिना मेजर रिसेशन आए इन्फ्लेशन को तकरीबन कंट्रोल कर लिया गया है, और मार्केट्स अब नए दौर की तरफ देख रहे हैं नीरज जी। अनुराग, एक चीज़ बताइए, जब आपके यहाँ ये बीच में फेड पॉलिसी आई तो उसमें मिस्टर पावेल की जो कमेंट्री थी उसमें ऐसा लग रहा था कि उनके ऊपर एक दबाव है पॉलिटिकल, क्योंकि 45 दिन पहले वो बिल्कुल कन्विंस नहीं थे कि रेट कट अभी होने की कोई संभावना है, क्योंकि डेटा सपोर्ट नहीं कर रहा। तो ये बात सच, आज भी डेटा सपोर्टिव नहीं जैसा वो देखना चाहते हैं। लेकिन उस दिन उन्होंने ये बात कह दी कि हाँ रेट कट के लिए मैं तैयार हूं और जून में हो सकता है। क्या ये एक पॉलिटिकल प्रेशर है? बाइडेन साहब ने दबाव बना रखा है कि भाई रेट तो काटने पड़ेंगे आपको वरना मैं चुनाव हार जाऊंगा। सो इसमें नीरज जी हमें इसको समझना होगा इस लेंस से। और देखिए मैंने इस पे रिसर्च की, क्योंकि इस पर मैंने किताबें भी पढ़ी, हिस्ट्री भी पढ़ी, क्योंकि ये एक बड़ा डिसाइडर था। इनफैक्ट ये आगे 10 साल के लिए डिसाइडर होने वाला है कि फेड के मूव्स कैसे रहते हैं, सेंट्रल बैंक्स के मूव्स कैसे रहते हैं थ्रू आउट। उस पे मैंने ये जाना नीरज जी कि इनकी बॉडी लैंग्वेज एक अलग इंडिकेशन होता है, और इनका जो वर्बैटम होता है वो एक अलग इंडिकेशन होता है। एक्चुअल एक्शंस थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं कभी कभी, बट इनको पॉस्चर हमेशा, तो फेड के दो जिसको बोलते हैं दो टूल्स है, तीसरा टूल भी है। तो दो टूल्स तो इनके इंटरेस्ट रेट और क्वांटिटेटिव ईजिंग और टाइटनिंग हो गया,
तीसरा इनका टूल होता है इनका बॉडी लैंग्वेज और द वर्ड्स दे कौन से वर्ड्स अपने नैरेटिव से हटाते हैं और कौन से वर्ड्स ऐड करते हैं। तो उसकी स्टोरी कुल मिला के नीरज जी ये है कि ही मेंटेन्ड अ टफ पोस्चर अंटिल बिकॉज ही डिडंट वांट द मार्केट्स टू गेट कैरिड अवे कि देखिए आप सब कुछ कंट्रोल में है। लेकिन टुडे ही रियलाइजेस, और अगर आप उनका ट्रैक उनका डॉट प्लॉट्स भी देखें तो वो अगले 3 साल तक में कह रहे हैं कि 2026 तक जाकर के हम 2% पर आएंगे। तो इज नॉट इन अ हरी कि नहीं मुझे इसी साल चाहिए। सेकेंड इज के ही नोज कि अगर ज्यादा टाइम यहां रुके तो अभी वो न्यूयॉर्क कम्युनिटी बैंक का क्राइसिस आ गया था, तो वो सिचुएशन में आकर के फोर्सफुली रेट कट्स करना वो फेडरल बैंक कोई भी नहीं चाहता है। तो दे वांट टू बी प्रोएक्टिव। एक गलती जो हुई उस समय, जो उन्होंने ट्रांजिटरी कह दिया, तो उन्होंने लेट शुरू किया रेट हाइक करना और वो उस गलती को मान भी चुके हैं। दूसरी मिस्टेक वो नहीं करना चाहते थे कि अब ईजिंग में वो डिले कर दें। वो मिस्टेक भी अगेन वॉल्कर साहब से हुई 1981 में, तो ही डिडंट वांट टू रिपीट दैट एंड आई थिंक ही इज डूइंग वेरी राइट ऑन दैट। सो उनकी बॉडी लैंग्वेज, यू आर वेरी राइट, और मुझे भी सिग्नल दिखा कि वो रेट कट्स के लिए तैयार है। इफ नथिंग एल्स वो 1 या 2 रेट कट्स इस साल जरूर पास ऑन कर देंगे बिकॉज मार्केट देन नोज कि यार ठीक है अब ईजिंग शुरू हो गया है, डोंट वरी। तीन तीन एक जून में, फिर एक गैप करके, फिर 1 सितंबर अक्टूबर, फिर 1 नवंबर दिसंबर। इसको अपने लखनऊ में कहते हैं रफू करना ना। पहले आप कुछ भी बोल दो, फिर उसके बाद उसको रफू करो कि हाँ मेरे से लगता है कि पिछली बार गलती हो गई थी, अब मैं उसको करेक्ट करना चाहता हूँ। बहरहाल लेकिन ये मार्केट के लिए अच्छी बात है, आप रेट कट करो, गलती मान के करो, बाइडेन साहब के प्रेशर में करो, कैसे भी करो यार, रेट कट करो, पॉजिटिव है। सुनील सर, मैं आपके सामने 3-4 पॉइंट रखता हूँ, जैसे अपने यहाँ या ग्लोबली भी। एक तो यही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि जून से रेट कट की संभावना बनी हुई है, अभी होगा या नहीं पता नहीं। भारत में भी आप देखिए तो एक तो इलेक्शन है, मार्केट ने लार्जली उसको डिस्काउंट कर रखा है कि करंट रिजीम कंटिन्यू करेगा। नंबर ऑफ सीट्स पे डिस्प्यूट चल रहा है कि वो 300 आएंगी कि 350 आएंगी कि 400 आएंगी। दूसरा एक पॉइंट ये है कि जून में हमारा बॉन्ड इंडेक्स में इंक्लूजन भी आना है। फिर बीच में एक मानसून की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बढ़िया मानसून रहेगा इस बार। फिर अर्निंग सीजन भी हमारा चालू हो जाएगा। जुलाई में एक मेगा बजट आएगा जो कि शायद नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए एक इंडिकेशन होगा। फिर फेस्टिवल सीजन शुरू हो जाएंगे और शॉपिंग ओपन, तो माहौल तो लगातार यहाँ से दिसंबर फरवरी, और फरवरी में फिर एक बजट। तो इस फाइनेंशियल ईयर में हम 2 बड़े बड़े बजट देखेंगे। कहीं आपको लगता है कि ये पूरा एक माहौल सेट हो गया है कि तेजी बनी रहेगी? इसमें कोई बम दिखता है आपको कि यहाँ पे यार ये एक रिस्क हो सकता है, या सबसे बड़ा इवेंट क्या है आपके लिए तेजी का? बम कहाँ से आ सकता, मैं कहूंगा कि दो बड़ी खबरें और 3 एक उससे थोड़ा बैक में। तो फर्स्ट इज मानसून का फोरकास्ट जनरली बदलते बदलते जाता है। तो मानसून का इन्फ्लेशन पे, क्योंकि इंडिया का सप्लाई साइड का इन्फ्लेशन होता है, फूड प्राइसेस बहुत अहम रहते हैं, और इसीलिए मैं समझता हूँ कि मानसून अगर अनएंटिसिपेटेड लेवल से बहुत कम आ गई तो वो एक बहुत बुरी खबर होगी। वो नंबर 1। नंबर 2, एक सोच है इन टर्म्स ऑफ द बिग बजट। अभी जनरली बजट का उम्मीद कैपेक्स को ड्राइव करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मगर मेरे ख्याल में टैक्सेशन रिलेटेड अगर कैपिटल मार्केट की टैक्सेशन की कुछ बात उठती है, और अगर हमारे देश यूएस में जहां पे एनएवी के बेसिस पे टैक्सेशन होता है, नॉट ऑन बुक्ड प्रॉफिट्स बट ऑन वैल्यूएशन, ऐसी कुछ खबरें, या वेल्थ टैक्स, आई एम जस्ट सेइंग कि क्योंकि गवर्नमेंट के पास 5 साल का क्लियर वक्त है अभी, तो टफ डिसीजंस लेना हो तो अगर कुछ ऐसी आ जाएगी अनएक्सपेक्टेडली तो वो एक बम्प है। तो ये दूसरा। और तीसरा मेरे लिए ये है कि अगर यूएस में ग्रोथ स्ट्रांग उठा और वर्ल्ड में भी रिकवरी स्ट्रांग आ गई तो क्या तेल के दाम अगले विंटर के माफिक अगर बढ़ने लगे तो वो इंडिया के लिए इज नॉट वेलकम। ओके, ये 80 के लेवल पे ऑयल रहा तो ठीक है, 95-100 अगर विंटर में नॉर्मली डिमांड बढ़ती है, बट यूएस में भी प्रोडक्शन बढ़ गया है, वो एक काउंटर उसके लिए है। मगर रिस्क अगर आप देखें तो ये 3 ट्रैक करना होगा, मानसून, एक्चुअल बजट में क्या अनाउंसमेंट होता है, और तीसरा तेल के दाम को ट्रैक करना। यही मेरे लिए 3 रिस्क फैक्टर्स दिख रहे हैं। और फोर्थ जो मैंने कहा और एक बात वो है कि देखिए ये कैपेक्स का स्टोरी अभी गवर्नमेंट की स्टोरी के साथ ही चल रहा है। प्राइवेट सेक्टर का कैपेक्स आप मान लीजिए खाली अनाउंसमेंट पे है, ग्राउंड में नहीं हुआ है। हो जाएगा जैसे आ जाएगी, गीदड़ आ जाएगी, जैसे कह रहे हैं ना, टाइगर विल कम, वुल्फ विल कम।
बट अभी तक वो प्राइवेट कैपेक्स का एक मोमेंटम शुरू नहीं हुआ है, और अगर वो डिले होता जा रहा है तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्टॉक्स की वैल्यूएशंस जो फ्यूचर को डिस्काउंट कर चुकी है थोड़ी महंगी लगने लगेंगे और थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बन सकता है। एट द सेम टाइम उसकी खबर अगर अच्छी आ गई कि एक्चुअल ऑर्डर बुक्स बढ़ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 4 फैक्टर को ध्यान से ट्रैक करना, और वो कैपेक्स स्टोरी के लिए ट्रैक करना है हमें कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो कंजम्पशन का इंडिकेटर है। जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ये 75 पे जाके अटक गई है, देखिए 72 से 75 बहुत तेजी से बढ़ी थी पोस्ट कोविड, पर उसके बाद जो 75 से 80 का एक रास्ता हम देख रहे थे वो देखते रहे अभी तक नहीं हुआ है। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जब 75 से स्ट्रांगली एक 80 की ओर चली जाती है ब्रॉड बेस तरह से, तब आपको प्राइवेट कैपेक्स की शुरुआत होगी। तो ये एक इंडिकेटर ट्रैक करना होगा हमें इस द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। सुनील सर, एक छोटा सवाल और है कि जैसे प्राइवेट